नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है मुद्रा और साख, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे कि मानव को एक छोटा सा व्यवसाय करना है और उसको चाहिए ऋण। तो मानव को ऋण कहाँ से लेना चाहिए? बैंक से लेना चाहिए उसको ऋण, या किसी साहूकार से लेना चाहिए? तो मानव ऋण लेने के लिए उसके पास किसी संपत्ति के कागजात हैं या नहीं, इससे तय होगा। अगर संपत्ति का कागजात का मतलब ऋणदार, क्योंकि बैंक बिना ऋणदार के ऋण नहीं देगा। हाँ, साहूकार होता है, भी गाँव में कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो तो गांव के दूसरे व्यक्ति को निजी तौर पर जानता है, तो वो तो बिना ऋणदार के भी पैसा दे देगा। तो कहता तय तो उसका जो उसके पास ऋणदार है या नहीं उससे ही होगा। उसके पास किसी ज़मीन आदि के कागजात हैं या नहीं, उससे ये तय होगा कि उसको ऋण कहाँ से लेना है। क्योंकि बैंक तो बिना ऋणदार के पैसा देगा नहीं, तो बैंक का तो वहाँ से नाम ही हट जाएगा। फिर बचा कौन सा? साहूकार बचा है। साहूकार उसको ऋण दे देगा क्योंकि उसको निजी तौर पर जानता है। और साहूकार का अगर उसने पिछला बकाया नहीं भी चुकाया तो हो सकता है साहूकार उसको नया भी दे दे। इसके अलावा ब्याज की दर तो साहूकार की ज़्यादा है। दूसरा तरीके में मान लो अगर उसके पास ऋणदार है तो फिर वो ब्याज की दर देखेगा। ब्याज की दर उसको बैंक की अच्छी लगेगी तो वो बैंक से लेगा। लेकिन सब पहले चीज़ तो ऋणदार है। ऋणदार तय करेगी कि उसको लोन कहाँ से लेना चाहिए, ऋण कहाँ से लेना चाहिए। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए ऋण की ज़रूरत है। बैंक छोटे किसानों को ऋण क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके पास ऋणदार की कमी होती है, इसलिए बैंक छोटे किसानों को ऋण नहीं देता। दूसरे स्रोत जैसे साहूकार, महाजन, व्यापारी, इनसे फिर वो ऋण लेते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसान के प्रतिकूल हो जाती है। तो कर्जे की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। छोटे किसान को ऋण से मदद मिलेगी या नहीं, उसको ऋण से फायदा होगा या नहीं, ये तो परिस्थितियां बताएगी। कई बार ऋण की शर्तें किसानों की उल्टी हो जाती है। जैसे कि हमने उदाहरण पढ़ा था, भी किसान खेती करने के लिए ऋण लेता है साहूकार से कि फसल बेच कर दे देगा, लेकिन फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो वो कर्जा चुका नहीं पाता। कर्जे में ब्याज और जुड़ जाता है, रकम बड़ी हो जाती है और आखिरकार उसको अपनी ज़मीन बेचकर वो कर्जा चुकाना पड़ता है। तो कई बार ऋण है किसानों के उल्टा भी हो जाता है, प्रतिकूल भी हो जाता है। सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने का तरीका है आत्मनिर्भर गुट बनाया जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आत्मनिर्भर गुट को बैंक बिना ऋणदार के भी कर्जा दे सकता है। तो आत्मनिर्भर गुट के माध्यम से हम उनको कर्जा दे सकते हैं, बैंक उनको कर्जा दे सकता है और बैंक से लिया गया कर्जा ही उनकी आमदनी बढ़ा सकता है। तो उन्हें अपनी गतिविधियां खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बढ़ानी होगी। औपचारिक ऋण का जो वितरण है अधिक बराबरी वाला हो। बैंकों को गरीब लोगों को भी ऋण देना चाहिए। सस्ते ऋण से अधिकाधिक आत्मनिर्भर गुट बनाए जाने चाहिए। क्योंकि आत्मनिर्भर गुट का बेनिफिट ये है कि बैंक उसको बिना ऋणदार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। तो छोटे किसान का तो ये तरीका है कि छोटे किसानों को अपना आत्मनिर्भर गुट बनाने चाहिए। 15-16 व्यक्तियों को मिलकर पहले वो अपनी बचत इकट्ठी करेंगे, बचत के आधार पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। जब उनका बिजनेस सही चलेगा उसके आधार पर फिर बैंक उनको ऋण उपलब्ध करवा देता है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है परिवार की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। गरीब परिवारों की क्यों? क्योंकि गरीब परिवार है, उनके पास ऋणदार नहीं है, तो उनकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होगी।
देश ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। ऋण का बोझ कब बढ़ेगा? ब्याज है, इससे फिर ऋण बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ब्याज ऋण में जुड़ता जाएगा। देश केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक। सरकार के आदेश से रिजर्व बैंक है वो नोट जारी करेगा। बैंक देश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। बैंक जमा पर देता है जो ब्याज, उससे ज़्यादा ऋण पर ब्याज लेता है। बैंक जमा, जो लोगों ने पैसा जमा करवा रखा है उसकी तुलना में जो बैंक ने ऋण दे रखा है उस पर ब्याज ज़्यादा लेगा। संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और वो गारंटी के तौर पर वो संपत्ति इस्तेमाल करता है कि जब तक वो ऋण चुकता नहीं होगा, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है या उसका मकान हो सकता है, उसका प्लाट हो सकता है, जिसका मालिक वो व्यक्ति होगा जो ऋण लेता है और वो गारंटी के तौर पर उस संपत्ति को बैंक का वो देगा कि जब मैं ऋण चुका दूंगा मेरी वापस मिल जाएगी। आत्मनिर्भर गुट में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय कौन लेगा? सभी सदस्य। आत्मनिर्भर गुट में बचत कैसे क्या करना है, कहाँ से ऋण लेना है, ये निर्णय सारे लोग मिलकर ही लेंगे। उस गुट में जितने सदस्य शामिल हैं सभी मिलकर ही निर्णय लेंगे कहाँ से हमें ऋण लेना है, क्या बचत कैसे निकलेगी हमें। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है मालिक। बैंक और सहकारी समिति ये दोनों तो औपचारिक स्रोत हैं, मालिक है ये अनौपचारिक स्रोत है। उसके बाद आह्वान पर विचार करना है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलत कैसे आती है। तो इसमें दोहरी मांग की समस्या खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो कहीं से कोई भी वस्तु खरीदने में आसानी होती है। तो मुद्रा है वो विनिमय के बिचौलिए का काम करेगी, मध्यस्थता का काम करेगी। तो मुद्रा के जरिए विनिमय करना बड़ा ही आसान काम है। दूसरा, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? तो ये कहता है कि ग्रामीण इलाकों में अभी देखते हैं हम कई जगह पर वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती है। जैसे गांव में हम भी काम करवाते हैं, गेहूं की कटाई करवाते हैं। गांव में लोग किसान हैं, वो मज़दूरों से गेहूं की कटाई करवाते हैं, बदले में उनको गेहूं देते हैं। काम के बदले में अनाज दिया, गेहूं के बदले गेहूं लेते हैं। गांव में जमींदार है, मज़दूरों की मजदूरी वस्तुओं के रूप में देते हैं। जब मज़दूरों की मजदूरी के बदले उसको कोई वस्तु दे दी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली गांव में थोड़ी बहुत अभी भी जारी है। आगे है, एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नगद निकालना चाहता है। इसके लिए वो चेक कैसे लिखेगा कि चेक सलीम है, उसको अपने खाते में से 20,000 रुपये निकालने हैं और प्रेम को देने हैं। ठीक है, तो पहले तो वो नगद निकालने के लिए क्या करेगा? अगर उसको खुद को निकालने हैं ना, तो अगर खुद को निकालने हैं ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे की जगह वो सेल्फ का भर देगा, खुद का, और अपने साइन करके रुपए भरकर बैंक को दे देगा। बैंक उसको खुद को पैसा, अगर वो खुद को निकालना तो खुद भी वो चेक से पैसे निकाल सकता है। और अगर उसको पैसे किसी और को देने हैं अपने खाते में से, फिर वो क्या करेगा, जैसे ये कहता है प्रेम को उसे पैसे देने हैं। सलीम और प्रेम के बीच लेन देन होना है कि सलीम प्रेम को 20,000 रुपये देना चाहता है। तो इसके लिए इसने देखो ये दे दिया, क्या होगा, प्रेम को देने हैं, प्रेम का नाम लिख दिया, 20,000 रुपये देने हैं। तो सलीम अपना जो चेक है वो साइन करके 20,000 रुपये भरकर तारीख लिखकर प्रेम के नाम का चेक प्रेम को दे देगा। प्रेम ये चेक जाकर बैंक को देगा, बैंक प्रेम को पैसा दे देगा। तो ये तरीका अपनाएगा। अब आगे क्या है, सलीम
के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के खाते में शेष बढ़ जाता है। नहीं, ये तो सलीम के खाते में बढ़ेगा, इसके प्रेम के खाते में बढ़ेगा। सलीम के खाते में से 20,000 रुपये निकल जाएंगे और किसके खाते में चले जाएंगे? प्रेम के। सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाएगा, प्रेम के, हाँ ये ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा ठीक है। सलीम के खाते से तो घटेगा और प्रेम के खाते में बढ़ेगा। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला, जो बैंक के खाते में हमारा पैसा जमा है, जब भी हमें मांग हो, उसकी ज़रूरत हो, हम उसको निकाल सकते हैं। इस जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। चेक के माध्यम से हम एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमने ऊपर उदाहरण पढ़ा है कि सलीम ने चेक के माध्यम से पैसा प्रेम को दे दिया। इस लक्षण मुद्रा से बखूबी मिलते हैं। मांग जमा व्यापक स्तर पर भुगतान के जरिए स्वीकार किए जाते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में करेंसी के साथ साथ इसे मुद्रा भी समझा जाता है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय अपने सारे पैसा बैंक से जमा वाला वापस लेने के लिए चले जाएं तो क्या होगा? बैंक तो दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया होने का मतलब, क्योंकि बैंक के पास तो 15% पैसा ही है, जो जमा टोटल है उसका 15% ही है बैंक के पास, तो बाकी तो बैंक ने आगे ऋण के रूप में दे दिया है। बैंक के पास तो 15% पैसा ही वापस दे सकता है बैंक। सभी जमा वाले अगर पैसा वापस मांगने के लिए चले जाएंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं है कि वो सारे ग्राहकों को पैसा दे देगा। हाँ, रिजर्व बैंक से सहायता ले सकता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर या तो बैंक दिवालिया हो जाएगा या फिर रिजर्व बैंक उसकी मदद कर सकता है। तो अगर जमा करता एक समय में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में बैंक दिवालिया ही हो जाएगा। उसके बाद आगे तालिका दे रखी है, ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जोखिम क्या है, परिणाम क्या हुए। दूसरा, मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहे, 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी। कौन से कारण है जो स्वप्न की स्थिति को जोखिम भरा बनाते। अब देखो, सलीम को ऋण की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने देखा था इसने एक व्यापारी ने इससे जूते बनवाए थे, पिछले लेसन में पढ़ा था हमने, सलीम से जूते बनवाए थे। तो सलीम को कच्चा माल खरीदने के लिए और मज़दूरों को मजदूरी देने के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ी थी। स्वप्ना का हमने देखा था, इसने खेती के लिए ऋण लिया था। अब दूसरा, जोखिम क्या है। तो सलीम को जोखिम क्या है कि क्या समय पर उत्पादन कर पाएगा, क्योंकि व्यापारी ने उसको टाइम दिया, उस टाइम तक उसको जूते बनाकर देने हैं। उसका जोखिम क्या, स्वप्ना का फसल बर्बाद होने का। हुआ क्या आखिर में कि सलीम ने तो अपना समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया तो उसको लाभ हो गया। स्वप्ना का क्या हुआ, वो तो ऋण जाल में फंस गई, ज़मीन बेचकर अपना ऋण उसको चुकाना पड़ा। यदि सलीम के व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहे तो 6 साल बाद में उसकी स्थिति बड़ी अच्छी होगी, उसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन स्वप्ना की स्थिति, साहूकार से ऋण लेना, महंगी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव फसल की बर्बादी से जोखिम भरा बनाते हैं। तो कीटनाशक दवाइयाँ, महंगी कीटनाशक दवाई छिड़कने से स्वप्ना की फसल पर खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी खरीदारी से ऋण जाल में फंसा देती है। साहूकारों की भूमिका, साहूकार ऊंची ब्याज दर लेते हैं, फिर उसका शोषण करते हैं, उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं। तो मौसम स्वप्ना जैसे किसानों की फसलों की बर्बादी का कारण बन जाता है। तो ये इसके उदाहरण सहित हमने पढ़ा, किसको क्या समस्या आई। लेसन में हमने दोनों के उदाहरण पढ़े थे। सलीम ने जूतों का ऑर्डर लिया था, स्वप्ना ने खेती के लिए ऋण लिया था। तो ये लेसन आप यहाँ तक पढ़ोगे। इसके बाद आपके लिखने का काम जो लास्ट वाला है,
कि छोटे किसानों को सस्ता ऋण कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है, ये आपको राइटिंग करना है। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।